ओके, लास्ट लेक्चर में हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन लॉसलेस मीडियम हमने स्टडी की थी जो है। तो आज के लेक्चर में जो मेन टॉपिक है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपगेशन है जो है वो लॉसी मीडियम में कैसे प्रोपगेशन होती है वो देखना चाह रहे हैं। 12वें सेक्शन आपकी बुक के सेक्शन 10.3 टू सेक्शन 10.5 है। अच्छा, सबसे पहले जो है 10 to 15 मिनट जो है मैं लगा रहा हूँ जो है वही जो पिछला लेक्चर था उसमें कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूँ जो है, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम बिल्ड करके जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लॉसी मीडियम यानी उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो लॉसलेस पे बेस्ड हैं, तो कोई एक रिवीजन कुछ क्विक कर लेते हैं ना। अच्छा, तो हम स्टार्ट किया था फॉर ईएम वेव प्रोपगेशन इन अ लॉसलेस मीडियम लाइक लेट्स से एयर है जो है, उसमें अगर ईएम वेव कैसे प्रोपगेट करती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा था कपल्ड होते हैं, तो वो कैसे प्रोपगेट करेगी। उसके लिए हमने स्टार्ट किया था मैक्सवेल इक्वेशन की फेजर फॉर्म से जो। तो आपके पास दो कॉलम क्वेश्चन है और दो डाइवर्जेंस क्वेश्चन थे। यहाँ पे हमने जो है सोर्स फ्री रीजन फिर लिया था जो है, जिसका मतलब है कि कोई चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते, रो वी टर्म जो है ये जीरो हो जाती है आपके पास। तो ये टर्म आपके पास जो है ये जीरो थी जो है। उसके अलावा हम लॉसलेस मीडियम अज्यूम कर रहे थे जो है, उसमें जो है लॉसेस को हम सिग्मा की टर्म से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो है। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ये होता है आपके पास कंडक्शन करंट जो है। तो वो जब सिग्मा जीरो होगा तो आपके पास ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो फॉर सोर्स फ्री एंड लॉसलेस मीडियम आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन फेजर फॉर्म जो है ये सिंप्लीफाई होके यहाँ ये बन जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन ये था कि हम मैक्सवेल इक्वेशन जो है लेट्स से ये टू इक्वेशन, अगर टॉप टू इक्वेशन देखें जो आपके पास ये दो कर्ल इक्वेशन जो है, तो ये आपके पास दो इक्वेशन है जो है, एक में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी दोनों टर्म प्रेजेंट है जो है पहली कर्ल इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में अगेन जो है मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों टर्म प्रेजेंट है। तो काइंड ऑफ ये हम कह सकते हैं जो है ये दोनों मैक्सवेल इक्वेशन जो है कपल्ड है, ये कपल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने इनको हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं जो है, तो हमारा पर्पस ये था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे या ईएम वेव इन लॉसलेस मीडिया या एयर में कैसे प्रोपोगेट करता है, उसके लिए हम इस मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे थे। तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा, इनको डीकपल करना पड़ेगा, इन्हें सिंगल वेरिएबल के टर्म में हमें लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि वेव इक्वेशन ड्राइव करते हैं जो, तो ये हमने लास्ट टाइम की थी जो। आइडिया सिंपल था आपके पास ये, अगर आपका दो इक्वेशन है जो है, अगर आप पहली इक्वेशन का कर्ल ले लेंगे और सेकंड इक्वेशन उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लेट्स से अगर हम इक्वेशन वन का कर्ल लें जो है बोथ साइड पे, ये इक्वेशन जो है राइट हैंड साइड पे कर्ल ऑफ एच की जगह हम फिर सेकंड इक्वेशन रिप्लेस कर सकते हैं जो कि जे ओमेगा एप्सिलॉन ई है। यहाँ पे जे स्क्वायर जो है माइनस हो जाएगा और एक माइनस पहले का है जो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन टाइम ई आ जाएगा जो, उसको हम जो है यानी हमारे पास जो है ये जो टर्म है ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन टाइम ई आ जाती है। तो ये जो टर्म थी जो है ये जो कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, इसको हमने डिनोट किया बीटा स्क्वायर से, और ऑब्वियसली फिर बाय डेफिनेशन जो है बीटा जो है इसका अगर स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड में तो ओमेगा म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट है। ये बेसिकली हमारा वेव नंबर या फेज कांस्टेंट था, हमने इस तरह डिफाइन किया। तो ये क्वेश्चन फिर हमारे पास ये बन जाती है कि कर्ल ऑफ ई माइनस बीटा स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन आई थी, आ गई है जो है शुरू में हमारे पास यहाँ पे टू इक्वेशन टू अननोन थे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में जो है वेव इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो हमने एक इक्वेशन का कर्ल लेके दूसरे इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया उसमें, और एक चीज हमने ये की कि ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन जो कांस्टेंट था उसको बीटा स्क्वायर कह दिया, तो फिर हमने ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद फिर हमने वेक्टर आइडेंटिटी यूज की थी, ये कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड जो है it is equal to gradient of a divergence of that vector field minus Laplacian of that vector field। तो ये वेक्टर कैलकुलस की आइडेंटिटी है, इसको अगर हम यूज करें ये लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसमें लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ई की जगह कर्ल ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस Laplacian ऑफ ई, ये टर्म एज इट इज रहेगी माइनस बीटा स्क्वायर ई।
अच्छा, यहाँ पे फिर हमने जो ये टर्म है डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है, ये गाउस लॉ से जो है, गाउस लॉ क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो वी जो है। तो हमारे पास चूंकि सोर्स फ्री रीजन है तो ये टर्म जीरो थी जो है, इसका मतलब ये है कि आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो जीरो है जो है। तो ये टर्म आपके पास जीरो हो गई थी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनी थी, जो ये क्वेश्चन बनी थी, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो है, वेक्टर इक्वेशन है। इसको हमने खास नाम दिया था कि ये वेक्टर वेव इक्वेशन या वेक्टर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। अच्छा, इसी तरह जो है अगर आप चाहें तो मैंने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये क्वेश्चन ड्राइव किया जो है वेक्टर वेव इक्वेशन, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ड्राइव की जा सकती है। अब ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो कैसे कि सेकंड इक्वेशन का बेसिकली कर लेके आप जो है फिर फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दें तो फिर आपके पास इसी तरह की वेक्टर वेव इक्वेशन इन एच फील्ड आ जाएगी। अच्छा, हमारा पर्पज ये था कि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम देखना चाह रहे हैं जो है कि जो फ्री स्पेस या लॉसलेस मीडिया था जो है उसमें कैसे जो है वेव प्रोपेगेट करती। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने देखा कि ये वेक्टर वेव इक्वेशन है, तो बेसिकली ये थ्री स्केलर वेव इक्वेशन है, क्योंकि लैप्लासियन वेक्टर लैप्लासियन जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो है उसको इन थ्री टर्म से रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज अ सम ऑफ थ्री टर्म्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमने कहा था कि इज इज थ्री स्केलर इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन आपके पास ये बनेगी जो है सेकंड इक्वेशन y कंपोनेंट के हिसाब से बनेगी और थर्ड इक्वेशन जो है z कंपोनेंट के इक्वेशन। अच्छा, तो ये बेसिकली वन इक्वेशन जो है वेक्टर वेव इक्वेशन थ्री स्केलर वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने अजम्पशन ली थी कि तीनों की जो है मैथमेटिकल फॉर्म तो इक्वल है जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल तो उसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं जो है। तो फॉर सिंपलिसिटी हमने जो है कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ जो है हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेते हैं, यानी हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली एक्स कंपोनेंट। ठीक है, वाई और जी कंपोनेंट जीरो है। तो ये फिर जो है सेकंड और थर्ड इक्वेशन जीरो हो जाएगी, जो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन जो है अब स्केलर वेव इक्वेशन कहलाती है। वेक्टर इक्वेशन बेसिकली उसके थ्री इक्वेशन की जो है अब हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन आ गई जिसको हम स्केलर वेव इक्वेशन कह रहे हैं। तो इस इक्वेशन को बेसिकली जो है सॉल्व करना चाह रहे हैं टू फाइंड दिस ई एक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है। लिए जो है हमने फिर क्या किया था लास्ट टाइम जो है कि हमने प्लेन वेव और मोर स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म प्लेन वेव अप्रोक्सीमेशन यूज की थी। उसमें हमारा आइडिया ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है जो है, जैसे ये एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करता है जो, और इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जी। ये जी एक्स और वाई का फंक्शन जो है इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इस प्लेन में ये कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है जो, यानी अगर हम एक प्लेन लें जैसे ये एक्स वाई प्लेन, एट एवरीवेयर इन एक्स वाई प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। सो एक्स और वाई का ये फंक्शन नहीं है जो है, सिर्फ और सिर्फ जी का फंक्शन है, क्योंकि वेव जो है हम ये अजम्पशन थी कि हमारी वेव जो है जी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए। हम बेसिकली ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहे हैं जो है, जो कि हमने पिछले वीक में देखा था जो है। तो हम अज्यूम करेंगे एक प्लेन वेव है लेकिन वो ट्रैवलिंग वेव है इन दी जी डायरेक्शन। अच्छा, तो अंडर दैट असम्पशन जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा था सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, अब हम ये कह रहे हैं कि उसकी फंक्शन डिपेंडेंस जो है जी जी डिपेंडेंस है, उसकी पार्शियल एक्स और जो एक्स डिपेंडेंस है वाई डिपेंडेंट, क्योंकि इधर कांस्टेंट है एक्स वाई प्लेन में जो है ये जो आपके पास है, तो उसके डेरिवेटिव जीरो होंगे। अच्छा, तो इस असम्पशन के तहत जो है अगर हम वापस स्केलर वेव इक्वेशन पे आते हैं जो अंडर दिस यूनिफॉर्म प्लेन वेव असम्पशन जो है, तो हम अगर इस वेक्टर स्केलर लैप्लासियन को एक्सपेंड करें जो है तो उसको लिखा जा सकता है पार्शियल स्केयर और पार्शियल एक्स स्केयर ई ऑफ एक्स, पार्शियल स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर पार्शियल वाई स्केयर ई ऑफ एक्स प्लस पार्शियल स्केयर पार्शियल जी स्केयर ई ऑफ एक्स। लेकिन चूंकि हमारे पास हमने कहा था कि हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में कांस्टेंट है जो है, ये दो टर्म जो है पहली दो टर्म जो है उसको हमने जीरो कर लिया था। तो हमारे पास जो है ये फिर सिंपल एक ऑर्डिनरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी। इसका सोल्यूशन जो है सिंपल है, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं मैथ की बुक्स में।
इसकी करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई जाती है, उसके रूट फाइंड किए जा सकते हैं और फिर उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में EX को सोल्यूशन लिखा जा सकता है। तो अगर आपके पास जो है इसका सोल्यूशन लिखें जो है EX का जो है वो E नॉट जो है कोई कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी आता है। ये सोल्यूशन वैलिड है अगर आपके पास वेव प्लस जी में ट्रेवल कर रही हो, ट्रेवलिंग वेव। ऑन द अदर हैंड जो है अगर आपकी, और बीटा बेसिकली हमने पहले डिफाइन किया था यहाँ पे बीटा वो कांस्टेंट था ओमेगा म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट था। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास इलेक्ट्रिक यानी वेव जो है प्रोपगेशन जो है माइनस जी डायरेक्शन में हो जाए तो फिर जो है ये सोल्यूशन जो है इस तरह बन जाएगा कि इसमें माइनस जे बीटा जी की जगह प्लस जे बीटा जी आ जाएगा। अच्छा, तो ये सोल्यूशन था आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में या फेजर डोमेन में हम कह सकते हैं इसको, जो फेजर सोल्यूशन था आपके पास। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने लास्ट टाइम फिर इसका टाइम डोमेन या इंस्टैंटेनियस सोल्यूशन फाइंड किया था। उसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो आपका फेजर है EX जो है इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा टी से और रियल पार्ट ले लेते हैं। ये आप जब करते हैं तो आपके पास ये सोल्यूशन आता है E नॉट कोसाइन ओमेगा टी माइनस बीटा जी, जो कि फेमिलियर जो है आपके पास इक्वेशन है जो है ट्रैवलिंग वेव की, तो बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम। तो ये हमने पहले इस पे जो है लास्ट वीक जो है हमने टाइम लगाया था कि ये जो है टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है ट्रैवलिंग वेव की। और ट्रैवलिंग वेव किस डायरेक्शन में जो है, माइनस जी का क्या मतलब था जो, कौन सी डायरेक्शन थी आपके पास, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है वेव? ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है कि वेव जो है आपके पास प्लस जी में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने फेज वेलोसिटी देखी थी। फेज वेलोसिटी जो है वो ओमेगा बाई बीटा से आप फाइंड कर सकते हैं जो है, और ओमेगा जो है वो एज इट इज रहे, अगर हम बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ओमेगा म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट जो है, तो ये ओमेगा यहाँ पे कट जाता है जो, तो आपके पास यू जो या वेव जिस ट्रेवलिंग वेव जिस स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रही है जो है वो उसकी एक्सप्रेशन ये आ जाती है कि 1/म्यू म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट है। यानी वेव वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है जो है, इन लॉसलेस मीडियम आपके पास कंस्टिट्यूटिव पैरामीटर एप्सिलॉन और म्यू पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, ये जो है इधर अगर हम जो है फ्री स्पेस का केस लें, स्पेशल केस जो है, और उसमें जो है म्यू की जगह म्यू नॉट आ जाएगा और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और ये वैल्यू हम यानी इसमें सब्स्टिट्यूट की थी करें हम जो है, जैसे एप्सिलॉन नॉट हमारे पास होता है 8.85 टू 10⁻12 जो है फैरेड पर मीटर, और म्यू नॉट होता है आपके पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे जो है, तो अगर ये कैलकुलेट करें जो है तो ये 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड आ जाता है, जो कि कोइंसिडेंटली इक्वल है जो है स्पीड ऑफ लाइट के। जो ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले मैक्सवेल ने की थी अराउंड 1865 जो है, कि आपके पास EM वेव की अगर वेलोसिटी उसने निकाली थी जो है मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करके, तो वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल निकली थी। तो फिर उसने डिक्लेयर किया था कि लाइट एंड EM वेव आर वन एंड सेम फिनोमेना। अच्छा, उसके अलावा जो है ये सारी चीजें एक्चुअली मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट लेक्चर से जो है, ये हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट था, और वो जो एक ट्रैवलिंग वेव है फेजर फॉर्म में E नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी। अच्छा, कस्पाने अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, और एक कंसेप्ट इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का भी हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसका क्या मतलब है? अच्छा, एच जो है फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको जो है हमने मैक्सवेल इक्वेशन से देखा था, एट द एंड जो है जो रिजल्ट आया था मैग्नेटिक फील्ड का कोई मैग्नीट्यूड होगा एच नॉट, और ये भी एक ट्रैवलिंग वेव होगी इन दिस ये डायरेक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा जी। लेकिन हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में, ये उसका ऑर्थोगोनल था जो वाई डायरेक्शन में। अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी कि ये एच नॉट जो है जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो है, ये रिलेटेड है ई नॉट से बाई दिस थिंग, एच नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई म्यू बाई एप्सिलॉन स्क्वायर रूट। ये जो चीज थी म्यू बाई एप्सिलॉन स्क्वायर रूट, इसको हमने ईटा से डिनोट किया जो, और ये जो कि बाई डेफिनेशन ई नॉट बाई एच नॉट जो है वो बाई डेफिनेशन ईटा है। अच्छा, इसको फिर हमने खास नाम दिया था जो है, इसको हमने कहा था कि ईटा जो है जो म्यू एप्स बाई एप्सिलॉन होल स्क्वायर रूट है जो, वो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम है। इम्पीडेंस क्यों हम कह रहे थे, और इसकी यूनिट जो है हमने ओम कही थी जो, तो बता सकता है क्यों इसकी यूनिट ओम है?
खामोशी है जो ये चीजें तो रिपीट हो रही हैं सारी जो है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होती है जो है? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो एम्पेयर पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये मीटर कट जाएगा और वोल्ट और एम्पेयर जो है, जो कि इम्पीडेंस उसकी जो है आपके पास जो है, या वोल्ट और करंट कह लें जो है, तो ये इम्पीडेंस की यूनिट है जो, तो इसलिए इसकी यूनिट जो है ओम है जो है। अच्छा, क्योंकि ईटा बाई डेफिनेशन जो है इट वाज रेशियो ऑफ जो है ई नॉट और एच नॉट था जो, या इन जनरल आप ये भी कह सकते हैं रेशियो ऑफ ई और एच है, ई एक्स और ई एच वाई जो है। ठीक है, ये पूरी चीज जो है ये ई एक्स कंपोनेंट है जो है, और ये पूरी चीज जो है ई वाई है जो है। ठीक है, तो आपके एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा जी तो कट जाते हैं, ये चीज आ जाती है ई नॉट और एच नॉट। ये हमने इसका मतलब यानी नेट शॉट रिजल्ट ये था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रेट अवे फाइंड किया जा सकता है जो है। पहले हमने मैक्सवेल इक्वेशन से जो काम किया था अंडर प्लेन वेव अप्रोक्सीमेशन जो है, ये चीज वैलिड है अंडर प्लेन वेव अप्रोक्सीमेशन। ये आप सिंपली एच नॉट अगर फाइंड करना हो तो ई नॉट को ये ईटा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस से आप डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये जो नंबर है जो है ये कांस्टेंट नंबर आता है यूजुअली जो है। जैसे फॉर फ्री स्पेस अगर इसे कैलकुलेट करें ना, जैसे ईटा नॉट उसे हम कह रहे हैं, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 377 ओम, या अगर एग्जैक्ट करना है तो अबाउट 120 पाई आता है जो कि कांस्टेंट नंबर है जो है। तो ये फिर जो है यानी एक नंबर ई नॉट को हमने यानी अगर आपको गिवन है और एच नॉट फाइंड करना है तो एक कांस्टेंट नंबर से वो डिवाइड होगा। जैसे फर्स्ट फ्री स्पेस ये 377 से डिवाइड होगा, तो आपके पास करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास समरी थी जो है लास्ट लेक्चर की जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है एक्स कंपोनेंट हमने अज्यूम किया था। ये देखें रेड जो एरोज हैं ये एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है, ये जो ब्लू एरोज हैं ये आपके पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यानी इसका मतलब है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं जो। अच्छा, ई नॉट इन जनरल जो है आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्योंकि फेजर डोमेन में जो है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और फेज भी। ऐसे अगर फेज होगा तो इसमें प्लस यहाँ पे कुछ टर्म आ जाएगी जो ये रेफरेंस फेज आ जाएगा अगर आपके पास ये कम्प्लेक्स होगा। अदरवाइज जो है अगर ये फाई जीरो है तो आप फिर सिंपल कोसाइन की टर्म आएगी। तो ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में आपके पास सोल्यूशन था जो। और करस्पॉन्डिंग अगर टाइम डोमेन सोल्यूशन है जो है तो इसको ई पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट लेना है। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ट्रैवलिंग वेव बनी थी और मैग्नेटिक फील्ड अगेन ए ट्रैवलिंग वेव है। अच्छा, यहाँ पे जो है गलती है जो है उसको सही कर लेते हैं। ये जो है यहाँ ई नॉट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये आपके पास जो है टाइम डोमेन सॉल्यूशन था, आपके पास जो है टू ट्रैवलिंग वेव्स थी। अच्छा, तो इसको जो है अगर हम ग्राफिकली इसको प्लॉट करें जो है, तो बेसिकली ट्रैवलिंग वेव है तो ऑब्वियसली एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये वेव जो है आपके पास मूव कर रही होगी। जैसे एक आपके पास बोट है जो है एक सी में लस से या किसी लेक में मूव कर रही होती है जो है, तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर स्नैपशॉट लें तो आपके पास एक पोजीशन आएगी बोट की। अगर एक डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लेटर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर दोबारा स्नैपशॉट लें तो आपकी वो चीज बोट जो है आगे फर्दर जी में मूव की होगी। ये आपके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास प्लॉट है जो है एज ए फंक्शन ऑफ जी, लेकिन एट एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम लेट्स से एट t इज इक्वल टू t/4 पे। तो एक स्नैपशॉट है उसका। तो देखें इसमें ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका एक्स कंपोनेंट है जो, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड उसकी ऑर्थोगोनल है, ठीक है आपके पास, यानी ये जो है आपके पास वाई वाई कंपोनेंट है उसके। और लास्ट टाइम हमने ये एनिमेशन भी देखी थी जो कि अगर आपने एग्जैक्ट देखना है कि ट्रैवलिंग वेव कैसे है जो है, तो आप ये जो है सर जी सर ये जो अटेंडेंस फॉर्म है ना, ये मेरा पिछले 2 हफ्ते से खुल नहीं रहा। उसमें लिखा आता है कि योर रिस्पॉन्स हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, तो उसका काइंडली देख लें। मेरा ख्याल है वो अटेंडेंस मेरी शॉर्ट ना हो जाए इस तरह। चलो इसे ब्रेक में देखते हैं या फिर जब इसको देखते हैं इशू को। ठीक है वैसे सर। होना तो नहीं चाहिए सबका, बाकी तो आपका पेन क्यों आ रहा है जी? और तो सर किसी मैं ने असल में फ़ोन पे क्लासेस लेता हूँ तो मे बी उसका कोई फैक्टर हो, मगर अब देख लें आप। मैंने क्लासेस क्योंकि अभी तक सारी ली हैं। चलें इसको देखते हैं फिर। क्या नाम है आपका? सर हमजा इकराम।
चलें तो इसको देखते हैं फिर जो है। अच्छा, ये बेसिकली जो है जी ट्रैवलिंग सर, वेव की थैंक एनिमेशन यू। जो है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑर्थोगोनल है और ट्रैवल कर रहे हैं टाइम के साथ जो है, ठीक है। ये आपके पास एक्चुअल जो है जो 3D में सोल्यूशन होगा जो है वो ये था। अच्छा, फिर हमने जो है इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे जो है। जैसे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्टेड है। ये नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स में हो जाए। अच्छा, फिर एक और ऑब्जर्वेशन ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑर्थोगोनल है जो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है, जैसे वेव हमने देखा है कि जी डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जी में है। ये बेसिकली ये तीनों आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेव है जो है अलग जो फ्री स्पेस में या लॉसलेस मीडियम में जो वेव ट्रेवल करती है जो है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या टीएम प्लेन वेव होती है बेसिकली। अच्छा, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर आपने फाइंड करनी हो जो है तो हम यूजुअली क्या करते हैं जो है यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। एक यूनिट वेक्टर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर डिफाइन कर लें, एक उसके ऑर्थोगोनल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ए एच यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है के अलोंग जो है उसको ए के यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो हम बेसिकली जो है कह सकते हैं कि ए ई क्रॉस ए एच जो है यानी ए के यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपने फाइंड करनी है अलग से, तो आप सिंपली ई क्रॉस एच करना है अपने। बेसिकली ये ट्राइड बनता है जो है कि आपके पास ए ई ए एच और ए के जो है ये ट्राइड बनता है जो है। आप कोई भी अगर आपने फाइंड करना है अलग से जो है, अगर ए के फाइंड करना था तो हमने ए ई क्रॉस ए एच ले लिया। अगर आपसे कहा जाए कि ए ई फाइंड करना है जो है और आपको ए एच और ए के गिवन हो तो आप ए एच क्रॉस ए के ले लेंगे, जो कि टिपिकली हम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है आप इस ट्राइड से फाइंड कर सकते हैं जो या क्रॉस प्रोडक्ट से। अच्छा, फिर एक और ऑब्जर्वेशन हमने देखी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज। यहाँ पे देखें कि अगर इसका फेजर ड्रा करूं मैं कम्प्लेक्स प्लेन में जो जैसे ये रियल है ये इमेजिनरी है, तो इसका फेजर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा और फेज कितना है इसका जो तो बता सकता है जो दोनों का फेज यानी बराबर है कि नहीं, ये बताएं जो है ये बताएं। बराबर है सर। ठीक है जो है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर उसको मैप किया जाए और फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है ईटा से डिवाइड हो रहा है जो उसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली कम होगा जो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही यानी उसके पैरेलल ही बनेगा। ये बेसिकली इन फेज है जो या आप ये देख सकते हैं कि इधर से भी अब से दोनों को साइन फंक्शन है टाइम डोमेन में और उनका फेज इक्वल है जो है, तो आपके पास जो है यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा फेज भी नहीं है जो आपके पास दोनों जीरो है जो, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन फेज है। फिजिकली इसका मतलब ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैक्सिमा आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी एट सेम टाइम पे मैक्सिमा आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मिनिमा इस तरह यानी जो है ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। और फिर ये ऑब्जर्वेशन थी हमारी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड रिलेटेड है जो है, ठीक है बाय दिस रिलेशन पे। प्लस से ये आपके पास एच नॉट फाइंड करना है तो आप ई नॉट को डिवाइडेड बाई ईटा से कर लेते हैं। ईटा जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस थी जो आपके पास जो कि बाय डेफिनेशन म्यू और एप्सिलॉन होल स्क्वायर रूट थी। और फ्री स्पेस के लिए जो है हमने देखा था कि ये 377 या अप्रोक्सीमेटली जो है 120 पाई जो है कि ओम की इक्वल है। इसके अलावा जो फेज वेलोसिटी अगर वेव की निकालनी हो जो है तो आप ओमेगा और बीटा को जो है डिवाइड करके निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप याद करें जो है ओमेगा जो है क्या थी जो है उसकी यूनिट जो है फेज चेंज पर यूनिट टाइम जो है और जो बीटा जो है उसकी यूनिट थी फेज चेंज पर यूनिट मीटर जो है या पर यूनिट डिस्टेंस जो है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये डेल्टा फाइव कट जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा जी बाई डेल्टा टी जो है जो कि आपके पास जो है इन मीटर पर सेकंड है जो ये ओमेगा बाई बीटा जो है बेसिकली जो आपके पास जो है ये फिर फेज वेलोसिटी होती है वेव की जो, और वेव नंबर या फेज कांस्टेंट आपने फाइंड करना हो जो है तो आप 2 पाई बाई लैम्डा से कर सकते हैं जो है या फिर जो है ये ओमेगा म्यू एप्सिलॉन होल स्क्वायर रूट से कर सकते हैं। क्योंकि जो है अगर आपको याद हो तो जो यू थी जो है वो इसके भी इक्वल थी, ये बल्कि इधर लिखा हुआ भी है यू 1/म्यू एप्सिलॉन होल स्क्वायर रूट के भी इक्वल है, तो बीटा की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें यहाँ तो ये बेसिकली जो है आपके पास बेसिकली हम कह रहे हैं कि बीटा इज इक्वल टू ओमेगा बाई यू है जो कि सेम चीज है। यहाँ पे बीटा का निकालना है ओमेगा बाई यू कर लें जो है उससे फिर जो है अब इसलिए आप ये रिलेशन भी कर सकते हैं जो है, क्योंकि अगर इसको 2 पाई एफ कर लें जो है ठीक है इस तरह तो उससे या फिर आप ये भी निकाल सकते हैं फिर ये 2 पाई बाई लैम्डा की इक्वल है।
अच्छा, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी जो है, तो ये हमने चलो एक रिवीजन होगी जो है। अब हमने एक दो एग्जांपल भी की थी, उसको भी रिपीट भी कर लेते हैं जो है। तो पहली एग्जांपल जो है लेट्स से यहाँ पे है जो है। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ फ्री स्पेस इज गिवन बाय, इसकी इंस्टैन्टेनियस फॉर्म ये गिवन है जो है, ठीक है। तो हमने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन फाइंड करनी है। बता सकता है क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन? नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, माइनस जो है आपके पास एक्सेस है, या फिर अगर हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि अगर यूनिट वेक्टर की टर्म में देखें तो माइनस ए एक्स यूनिट वेक्टर की टर्म में, ठीक है। यानी माइनस ए एक्स यूनिट वेक्टर अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सेस ही बनता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है जो है यहाँ पे? वाई एक्सिस। ठीक है, आपके पास यानी ए वाई यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग है जो, ठीक है, वाई एक्स है या ए वाई यूनिट वेक्टर के। अच्छा, वी वांट टू फाइंड सी पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड टाइम डोमेन यूजिंग प्लेन वेव अप्रोक्सीमेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे टाइम डोमेन में अगर मैं उसकी एक्सप्रेशन लिखूं मैथमेटिकली जो है, उसको मैं लिख सकता हूँ जो है, उसका कोई यूनिट वेक्टर होगा ए एच जो है, ठीक है, अभी हमें नहीं पता क्या है जो है, और कोई उसका मैग्नीट्यूड होगा एच नॉट, लेकिन वो भी अब इसलिए ट्रैवलिंग वेव होगी विद सेम फ्रिक्वेंसी ओमेगा 10⁸ एंड सेम, यानी टेम्पोरल एंड स्पेशल फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी आपके पास, बीटा की वैल्यू भी सेम होगी। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन है जो, इसमें दो अननोन है जो है, एक ये एच नॉट अननोन है जो है, और ये ए एच यूनिट वेक्टर अननोन है। अच्छा, ए एच यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होना चाहिए जो है, लेट्स से जो है, अगर डायरेक्शन प्रोपगेशन एक्स एक्सिस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होना चाहिए? जेड एक्सिस। जेड में। लेकिन अब यानी प्लस माइनस दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ए जी तो हमें पता है कि अब ए जी होना चाहिए जो है ना, इन दोनों के ऑर्थोगोनल ए जी होता है। अच्छा, प्लस माइनस देखने के लिए जो है आप क्या करेंगे जो है, विट्राइएट से यूज करें जो है। जैसे क्या था जो आपके पास कि ए ई यूनिट वेक्टर, अगर ए एच यूनिट वेक्टर और ए के यूनिट वेक्टर, जैसे अगर ए ई क्रॉस ए एच करते थे तो ए के आता था, तो हमने फाइंड क्या करना है, ए एच फाइंड करना है। तो ए एच यूनिट वेक्टर जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या है जो है, ए के क्रॉस ए ई है, ए के यूनिट वेक्टर क्रॉस ए ई यूनिट वेक्टर। ए के यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस में है जो, माइनस ए एक्स में, नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस ए एक्स लिख दिया। क्रॉस ए ई यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग है जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए वाई यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग। यहाँ से अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें, ए एक्स क्रॉस ए वाई क्या होता है, ए जी होता है, और माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। ये माइनस ए जी, तो हमारे पास शुरू में जो दो पॉसिबिलिटी थी, अब हमें ये पता लग गया कि माइनस ए जी में है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने ये ए एच फाइंड कर लिया। ये हमें पता लग गया कि ये जो है माइनस ए जी होना चाहिए ए एच जो है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है वो ये एच नॉट फाइंड करनी है। अच्छा, एच नॉट अगर हमने फाइंड करना है तो हमारे पास ई नॉट गिवन है जो, ई नॉट जो है ये देखें 50 है जो, तो आपके पास ई नॉट को हम अगर ईटा से डिवाइड कर दें जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो थी, हमारे पास एच नॉट आ जाएगा। अच्छा, अब ईटा होगा क्या जो है, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्या कोई बता सकता है ईटा क्या होगा? ये अगर मैं आपको कहूँगी, ये लिखा हुआ है सामने फ्री स्पेस जो है, फिर कोई बता सकता है कितना होगा? 377 होगा। 377 या 125 होगा, ठीक है। तो ये जब फ्री स्पेस में हमने कहा था कि वो उसका जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है, और आप वेरीफाई भी करना अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या होता है, इसकी स्पीड निकाल लेने से जो क्या होती थी, ओमेगा बाई बीटा। ओमेगा कितनी है, 10⁸ डिवाइड बाई बीटा कितना है इधर जो है, तो बता सकता है? 1/3। 1/3, ठीक है, 1 × 3, तो ये किसके, वही स्पीड ऑफ लाइट ही है ना जो है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट आती थी, इससे वेरीफाई है कि आपका फ्री स्पेस ही है जो है, अगर इवन ना भी लिखा हो तो यहाँ से फिर इसका मतलब है कि ई नॉट जो, यानी एच नॉट जो फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वो ई नॉट कितना था हमारे पास, 50 था। उसको हम डिवाइड कर लेते हैं ईटा से, जो 120 पाई या 377 था, 377 ही लिख रहा हूँ। तो ये नंबर अगर कैलकुलेट करें जो है, करें क्या आता है बताइए जो है। तो ये नंबर कैलकुलेट ऐसे कर लें आप जो है ना, तो ये 50
377 आ जाएगा जो है, और साथ में आपके पास जो है बाकी सारी टर्म जो है एज इट इज आ जाएगी, कोसाइन यानी कोसाइन 10⁻8t प्लस x/3। तो ये आपके पास करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम डोमेन आपके। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जो, तो लेट्स से we are given an electric field in a non-magnetic medium which is given by this expression. Electric field is 10 cosine 10⁻8t सर हमने plus लीटर 377 किस तरह लिए सर? हमने कहा था कि फ्री स्पेस में इंट्रिंसिक इम्पीडेंस 377 होती है। अगर आपको यकीन नहीं आता, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो है म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये होती है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नॉट की करें 8.85 इंटू 10 कितनी -12 स्क्वायर रूट, और ये सारे कैलकुलेट करें तो ये अब आपके पास जो है अबाउट 377 आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू जो है 120 पाई आती है। ठीक है, तो ये यहाँ से नंबर आया जो आपको, ये फ्री स्पेस के लिए कांस्टेंट है जो है। अब इसलिए मीडिया चेंज होगा तो ये चेंज होगी। अच्छा, तो ये एक और एग्जांपल आपके पास नॉन मैग्नेटिक मीडिया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, हमने उसकी फेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है जो है, और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम फाइंड करनी है। अच्छा, सबसे पहले फेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं, क्या है जो, कैसे फाइंड होगी जो यू जो है। सर नॉन मैग्नेटिक मीडियम क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक मीडियम क्या है आप बताएं ना जो है, क्या होता है नॉन मैग्नेटिक मीडियम? इतनी फिजिक्स होता है, क्या क्या पढ़ के आए हुए हैं जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी पूरी पढ़ के आए हुए हैं जो, तो अब बताएं फिर क्या होता है नॉन मैग्नेटिक मीडिया क्या होता दोनों में डी ग्रेड है। है? ये तो एक सिंपल है, वो कॉमन सेंस की बात है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है जो है, कौन सी चीज होती है जो बताती है कि जन म्यू होता था ना आपके पास, म्यूजिकल टू म्यू नॉट टाइम म्यू आर होता था जो, ठीक है, ये म्यू आर जो है आपके पास ये बताता है ना कि आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी, ये अगर ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो जो है तो फिर आपका मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक का यहाँ मतलब ये है कि म्यू आर जो है आपके पास 1 है जो है, तो म्यू यानी इसका मतलब है म्यू नॉट की इक्वल है। ठीक है, ये मतलब है रिलेटिव उसकी जो है 1 है जो है। तो जैसे फ्री स्पेस टाइप का जो मटेरियल है जो है उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती जो है, तो आपके पास जो है ये फिर नॉन मैग्नेटिक होगा। तो बाय डेफिनेशन जो है म्यू आर 1 होगा और म्यू जो है म्यू नॉट के इक्वल होगा, तो फिर ये नॉन मैग्नेटिक हुआ। अच्छा, तो हम कह रहे थे कि फेज वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकलेगी जो है, u इज इक्वल टू कैसे ओमेगा बाय बीटा। ओमेगा बाई बीटा जी। ओमेगा क्या है 10⁻8 डिवाइडेड बाई ये बीटा जो है 2, कितना आ गया 0.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अब देखें स्पीड ऑफ लाइट से जो है हम कम हुई है कि ज्यादा हुई है जो है स्पीड कम हो गई है। कम हुई है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल था जो है तो कम होने का एक ही रीजन है कि उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था जो है। ठीक है, तो उसकी वजह से कम हुए थे। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उन्होंने कहा हुआ है पार्ट बी में, वो फाइंड करें जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। अच्छा, तो कैसे फाइंड करें बताएं फिर, ये पार्ट बी कैसे होगा जो है, उसका एप्सिलॉन आर निकाल लें तो फिर वो वही तो निकालना है ना, कैसे निकालने जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर ही होता है ना, ये फाइंड। बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट यू इनटू ई वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी वो है जो है, या फिर जो है एक सेकंड पॉसिबिलिटी दी थी कि u इज इक्वल टू 1 बाई म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट होता है जो, ठीक है। फ्री स्पेस में हमने कहा था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट था जो स्पीड ऑफ लाइट बनी थी। अच्छा, अब अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है जो है तो म्यू जो है हमने कहा है म्यू नॉट है जो है, तो एप्सिलॉन नॉट तो 0 है जो, और एप्सिलॉन क्या होगा होता है जो है एप्सिलॉन नॉट टाइम एप्सिलॉन आर, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये जो चीज है इसको फर्दर लिखा जा सकता है जो है कि 1 क्या यूं मैं लिख सकता हूँ सी पावर एप्सिलॉन आर स्क्वायर रूट जो है, क्या ख्याल है जो, क्योंकि हमने कहा था जो है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना जो है, वो जो मैक्सवेल इक्वेशन से हमने निकाली थी वो होती है 1 आवर, यानी म्यू की जगह म्यू नॉट पुट कर दिया जाए और एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया स्क्वायर रूट, तो ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। इसको ये सी वो है स्पीड ऑफ लाइट है, उसको वो यानी रिड्यूस हो रही है बाई फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर स्क्वायर रूट से, ये आपका यू बन रही है। इस फार्मूला से यू चूंकि हम निकाल चुके हैं जो है ना, तो आपके पास सी भी नोन है जो है, तो ये से एप्सिलॉन आर फिर निकाला जा सकता है। तो लेट्स से मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो एप्सिलॉन आर जो है
स्क्वायर रूट जो है क्या आ जाएगा, c बाई u जो है, c कितना था 3 इंटू 10⁸ और हमारी जो स्पीड है वेव की है वो कम है उससे जो है 0.5 इंटू 10⁸ है जो, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, डबल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो क्या हुआ एप्सिलॉन आर फिर कितना आ गया जो है, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ले लें तो आपका 36 आ जाएगा। ये जो है जो मीडिया जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है जो है, जिसमें रिड्यूस हुई है उसकी स्पीड जो है, उसका एप्सिलॉन आर जो है 36 है और म्यू आर चूंकि नॉन मैग्नेटिक था वो 1 है। अच्छा आखिरी पार्ट जो है जो सी पार्ट है जो है, अब उस पर चलते हैं। उसमें क्या है कि इंट्रिंसिक इंपीडेंस ऑफ द मीडियम फाइंड करनी है। इंट्रिंसिक इंपीडेंस क्या होती थी, ईटा से डिनोट की थी हमने उससे जो है, वो म्यू ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर रूट थी जो, और फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडिया म्यू म्यू नॉट बन जाएगा जो है, और एप्सिलॉन की जगह तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करके क्यों म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट हो स्क्वायर रूट जो है वो ईटा नॉट था जो है, जो कि हमें पता है 120 पाई होता है या 377। वो बेसिकली नंबर जो है इस तरह, आप इस तरह लिखने का फायदा ये कि इंट्यूशनली आपको पता लगता है कि हो क्या रहा है जो है, कि जब एक ऐसा मटेरियल जिसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो है, फ्री स्पेस के अगर फ्री स्पेस होती ना एप्सिलॉन 1 होता तो हमें ईटा नॉट ही होता, वही 377 होता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो आपके पास इंट्रिंसिक इंपीडेंस कम हो रही है, ये आपके पास इस तरह आप इस तरह फॉर्म में लिखने का ये फायदा है। लेट्स से मैं अगर कहूँ 120 पाई या 377 अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर कितना था, ये 6 था स्क्वायर रूट जो है, ये आप कर दें लेट्स से कितना बन जाएगा 620 पाई बन जाएगा जो, ठीक है, जिसको कैलकुलेट कर लें ये आपके पास इतने ओम आ जाएगी आपके पास। ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है इस मीडिया की। तो आपके पास जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है जैसे जो है, जैसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे ये एक एग्जांपल थी, तो आपकी वेव की स्पीड भी कम हो रही है जो है, और साथ में जो उसकी इंट्रिंसिक इम्पीडेंस भी जो है लो हो रही है। अच्छा ये तकरीबन जो है ऑलमोस्ट जो है हमने काफी टाइम लगा दिया जो है, ये आपका रिपीट ही था जो है पिछले लेक्चर का जो है। अच्छा अब जो है सर वो पिछली स्लाइड दिखा देना, सी पार्ट में देखना था उसका। उसमें इंट्रिंसिक इम्पीडेंस आपने फाइंड करना है मीडिया के। अच्छा अभी मेरे ख्याल में जो है, मेरे ख्याल में इट्स अ गुड टाइम फॉर ब्रेक जो है, हम 5 मिनट की जो है ब्रेक लेते हैं और फिर अगला लेक्चर जो है फिर स्टार्ट करते हैं। अभी 2:38 सर ये इतनी देर, सर ये ब्रेक के दौरान प्लीज एग्जाम्पल 2 का सोल्यूशन दिखा दें। ठीक है जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको जो है ना, ये किधर है जो है, किधर है आपने कहाँ से देखना है, लेकिन चलें ये है। अच्छा ये सी सर पार्ट पार्ट सर। 3, थैंक यू। ठीक है जो है तो देख लें, जो है आपने करना है तो कर लें। ठीक है कर लिया आप लोगों ने? अच्छा यस सर, नोट यस कर सर। लें। ठीक है, इसको मैं जो है रिकॉर्डिंग मैं अब बीच में बंद करूं ताकि फिर वो जो सेकंड पार्ट जो है ना, एक 1 आवर के लेक्चर सेपरेट मैं चाह रहा हूँ कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। बहुत अच्छा है सर जी।